नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस वार्ता में, जहां पर वो राज्यसभा चुनावों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। श्री अविनाश पांडे जी का इस पत्रकार वार्ता में मैं स्वयं की ओर आपको से दिखा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला। कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को ये कहूं कि वो अपनी बात आपसे कहें, कुछ शब्दों में आज की इस पत्रकार वार्ता का विषय मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आज जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी वो प्रजातंत्र को ध्वस्त करने में, वह लोकतंत्र का चीरहरण करने में पूरे देश में लगे हैं। प्रजातांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं और संस्कारों, उनको पूरी तरह से पूरे देश में रोंद रहा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता हथियाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकता है, ये बार बार पूरे देश में साबित हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र का चीरहरण ही भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। लोग अपनी सरकारों को, कोरोना महामारी में पूरे देश और प्रदेशों की जनता अपनी अपनी सरकारों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। कौन दर्द बांट रहा है और कौन प्रजातंत्र को बांट रहा है। लोग चुने हुए प्रतिनिधियों को, सरकारों को और मीडिया के साथियों पर भी इस बारे में प्रदेश और देश की जनता नजर रखे। राजस्थान सरकार ने और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने कोरोना से लड़ने में अभूतपूर्व कार्य किया है, ये जग जाहिर है। भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा, न केवल उसकी प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर उन्हें करनी पड़ी, देश की सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल को स्वीकार किया, पर विदेशों तक भीलवाड़ा मॉडल जो है वो प्रचलित हो गया। ये राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने श्री अशोक गहलोत जी और उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कर दिखाया। राजस्थान में मनरेगा का जो काम है, मनरेगा के काम के सृजन में शायद देश में सबसे पहले पायदान पर राजस्थान है। कोरोना महामारी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा लोगों के खाते तक पैसा ट्रांसफर करने का काम भी राजस्थान की सरकार ने किया। यहां तक कि सब मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करनी पड़ी और कहना पड़ा कि ये वो उदाहरण है जैसे सेवा का काम कोरोना महामारी में होता है। एक नारा राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी में दिया था, मैं केवल 1 मिनट और लूंगा, कि राजस्थान सतर्क है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान न केवल कोरोना महामारी से लड़ने में सतर्क है, पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे समर्थक विधायकगण प्रजातंत्र की रक्षा में भी उतने ही सतर्क हैं। और हम सब आपके बीच में केवल आज ये कहने के लिए एकत्रित हुए हैं कि राजस्थान की वीर भूमि शेखावटी के वीरों को शायद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सही नहीं पहचान पाया। शेखावटी के वीरों को, राजस्थान की वीरभूमि को ना कोई हरा पाया है, ना हरा पाएगा। और प्रजातंत्र की मजबूती के यज्ञ का संकल्प जो राजस्थान के मंत्रियों, विधायकों, साथियों, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने लिया है, वो निर्णायक तरीके से साकार होगा इस राज्यसभा के चुनाव में भी और जन सेवा के इस यज्ञ और संकल्प में भी। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा
कि इस पत्रकार वार्ता को श्री अशोक गहलोत जी संबोधित करेंगे। श्री अशोक गहलोत जी। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल साहब, हमारे प्रभारी राजस्थान के एआईसीसी के मंत्री अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, हमारे ऑब्जर्वर राष्ट्रीय चीफ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी, अन्य उपस्थित हमारे मंत्रीगण, तमाम उपस्थित पत्रकार बंधु, जैसा आप सबको मालूम है 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी, उसके बावजूद अचानक ही चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस पर ही मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वो सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। तो अभी जो सुरजेवाला जी बता रहे थे आपको किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। सुरजेवाला ठीक कह रहे थे कि कौन दर्द बांट रहा है। मैं सोच रहा था कि कौन दर्द बांट रहा है, कौन दवा बांट रहा है, ये फैसला करना पड़ेगा। उनको चिंता ही नहीं कोरोना की, इसीलिए कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को आगाह कर दिया था, उसके बावजूद भी सरकार बदली गई मध्य प्रदेश के अंदर। उसके पहले तमाशा कर चुके थे कर्नाटका के अंदर। जो षड्यंत्र करते हैं उनको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, उसके अंदर लगे रहेंगे तो वो कोरोना का मुकाबला कैसे करते हैं। लगे रहे कैसे सरकार टॉपल करने में पूरी ताकत झोंक दो, पूरी ताकत झोंकी गई। तमाशा सबने देखा, वो आपके सामने। ये हालात में आज देश चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का अपना इत्यादि शानदार कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का। मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त कभी होगी नहीं देश से, देश के रग रग में घुसी हुई है, देश के डीएनए के अंदर है। पर मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी वो निर्दाबूत कभी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता देख चुकी है उनके कारनामों को, उनकी हरकतों को, उनकी सोच को, किस प्रकार से वो फासिस्टी सोच के साथ में चल रहे हैं, किस प्रकार से डेमोक्रेसी में उनका विश्वास नहीं, खाली चेहरा पहना हुआ उनके। ये तमाम बातें उनके सबके देश के सामने आ चुकी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कब तक लड़ाओगे आप लोगों को। और मुझे आश्चर्य होता है, अभी तो कोरोना है, जीवन बचाने का सवाल है, और जीवन बचाने के अंदर सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और तो और यह मैं कहना चाहूँगा तमाम बड़ी पार्टी, कोई पार्टी हो, उन सबके लोगों के, उनके सदस्यों के जीवन बचाने की बात है। जब जीवन पे खतरा हो और उस वक्त भी अगर सब मानव एक नहीं हो, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, तो आप बताइए इस कोविड-19 का मुकाबला कैसे कर पाओगे। ये क्या ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग में नहीं आती है? क्या ये सोच अमित शाह जी के दिमाग में नहीं आती है? जब हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी लिख चुकी थी प्रधानमंत्री जी को, हम आपके साथ खड़े हैं, विपक्षी पार्टी आपके साथ है। इसका माने है हम सब मिलके, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, सब मिलके कोरोना का मुकाबला करेंगे। जीवन बचाने का सवाल है। ये सब आप लोग मास्क लगाए बैठे हुए, क्यों लगाए बैठे हो? क्या हो रहा देश के, दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया में चैलेंज आ गया हमारे सामने
उस वक्त भी तोड़फोड़ करना उनकी फितरत के अंदर है। तोड़ दी सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर, षड्यंत्र कर, राजस्थान के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आज जो हम लोग सब साथ बैठे आप बात कर रहे हैं कि सच्चाई सामने लाएं आप लोग। हम सब पूरी पार्टी में, हमारे एमएलए साहब का परसों मीटिंग की थी हम लोगों ने, सबने संकल्प एक साथ में सब मिलकर के एक वोट भी राइट लेफ्ट नहीं जाएगा। सब मिलके हमारे दोनों उम्मीदवार जो घोषित है केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी, दोनों सीटें जीतेंगी राजस्थान के अंदर। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एक वोट, चाहे हमारे साथी जो इंडिपेंडेंट है, चाहे बीएसपी से मर्द हो गए थे हमारे साथ में, बीपीटी के 2 लोग आ चुके हमारे साथ में, 2 सीपीएम के लोग मिस्टर सीताराम येचुरी को मैं रिक्वेस्ट की है, वो हमें समर्थन देंगे। तो सब एकजुट होकर के हम लोग इन फासिस्ट ताकतों को हराएंगे। ये संकल्प के साथ हम लोग इकट्ठे हैं, इसीलिए आपको तकलीफ दी गई। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत साहब का। अब मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी से। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप जी। साथियों, जैसा आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा, रणदीप जी ने कहा, 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव हैं, 3 सीट के इलेक्शंस हैं और 4 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी का स्वतः ही पूर्ण बहुमत है दोनों सीट कंफर्टेबली जीतने का, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे को समर्थन करने वाले दल, निर्दलीय विधायक जो पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, वो पूरी ताकत के साथ हमारे दोनों उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं। राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे। इसमें किसी को कोई किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी इस बात को कहा, कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना टाइम ज़ाहिर कर रहा है। क्योंकि जैसे रणदीप जी ने कहा, इस देश के अंदर केंद्र सरकार ने ना तो कोई देशव्यापी नीति बनाई श्रमिकों के लिए, और लॉकडाउन के बाद जो लगातार अर्थव्यवस्था चरमरा रही है उसको सुधारने के लिए कोई पुख्ता कदम उठाए नहीं है। उसका दुर्गामी जो इफेक्ट है वो हम सब देख रहे हैं। राजस्थान में हम लोगों ने मेहनत कर कर न सिर्फ श्रमिकों को, प्रवासियों को और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से नरेगा के माध्यम से लोगों को मदद करी है। इस चुनौतीपूर्ण समय में किसी को बेवजह आकलन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव पहले होने थे, लॉकडाउन हो गया, उसको पोस्टपोन किया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो सरकार चलाने का काम हो रहा है उसमें सभी विधायकगण हमारे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी ने नामांकन भरा था कुछ समय पहले, और आज सभी साथियों से, और आप में से कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि यहाँ क्यों बुलाया, वहाँ क्यों बैठे। हमारे दल के लोग हैं, कोरोना में 3 महीने आपस में मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो खुले में, क्योंकि घरों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती, इसलिए कल और आज यहाँ इस होटल में मीटिंग करने का हम लोगों ने मन बनाया और लगातार एक दूसरे से संपर्क करेंगे। लेकिन जितना बहुमत आंकड़े में है, मैं ऐसा मानता हूँ कि संभवतः उससे ज़्यादा मत हमारे दोनों उम्मीदवारों को मिलेगा। और वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं, हमारे राजस्थान के जो इंचार्ज अविनाश पांडे जी, रणदीप जी, तमाम साथी जो दिल्ली से यहाँ पे आए हुए हैं, हम सब अपने विधायकों से बात कर रहे हैं और सभी लोगों ने एक स्वर से मीटिंग के अंदर भी और मीटिंग के अलावा भी ये कहा कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन राज्यसभा के चुनावों के अंदर 19 जून को जब मतदान और मतगणना होगी तो हमारे दोनों उम्मीदवार जितना बहुमत है उससे ज़्यादा मत प्राप्त कर कर संसद में जाने वाले हैं। जहाँ तक राजस्थान और देश की बात है, मैं समझता हूँ रणदीप जी ने भी इस बात का जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो कदम उठाए उसमें देश दुनिया ने हमारे काम को सराहा है। हमारे चिकित्सा मंत्री यहाँ रघु शर्मा जी मौजूद हैं, मिलकर चाहे क्वारंटाइन करना हो, चाहे जागरूकता फैलानी हो, सैनिटाइजर्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, बेड, हम सब लोगों ने, केंद्र सरकार ने अभी तक
राज्य सरकारों को कोई स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग नहीं दी है। सिर्फ घोषणाएं की हैं 20 लाख करोड़, इतने लाख करोड़, लेकिन राजस्थान को या किसी अन्य प्रदेश को कोई भी आर्थिक मदद देने का काम आज तक नहीं किया। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वित्त मंत्री महोदया की, लेकिन एक भी राज्य को आर्थिक मदद देने का काम नहीं किया। बावजूद उसके सीमित साधनों के बाद अर्थव्यवस्था बिल्कुल 80% हमारा रेवेन्यू कम हो गया, उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने काम किया। जैसा आप सब लोग जानते हैं 51 लाख लोग आज नरेगा में राजस्थान में काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा श्रमिक अगर रोजगार पा रहे हैं तो राजस्थान में पा रहे हैं। तो हम लोग अपना काम लगातार कर रहे हैं, जनता काम से संतुष्ट भी है। और इस राजनीतिक घटनाक्रम में मैं समझता हूँ जो वास्तविकता है वो हम सब लोगों को 19 तारीख को दिखेगी, जब दोनों हमारे उम्मीदवार भारी बहुमत के साथ जीतकर यहाँ से दिल्ली जाएंगे। और मैं समझता हूँ हमारे साथी जो आए हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सब लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए। थैंक यू। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें, अगर एक एक करके हाथ खड़ा करेंगे तो हमें आसानी होगी। योगेंद्र शर्मा जी। आदरणीय मित्र, मुझे लगता है कि मामला इस समय पूरे मामले की जांच हो रही है। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ करने की उनकी मंशा है ही नहीं, तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 3 उम्मीदवार ही राज्यसभा में चुनकर जा सकते हैं। राज्यसभा के मत को अब पूरी तरह सीक्रेट ना रखकर संवैधानिक संशोधन कर उसे दिखाने का प्रावधान है पार्टी के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको। ऐसे में भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति की ओर चौथा उम्मीदवार खड़ा कर क्यों षड्यंत्र कर रही है, जब उनके पास संख्या बल है ही नहीं। संख्या बल कांग्रेस के पास 2 उम्मीदवारों का है, भाजपा के पास 1 उम्मीदवार का, 3 उम्मीदवार चुने जाने, वोट दिखाकर डलेगी एक विशेष प्रतिनिधि को संविधान के संशोधन के अनुरूप। तो वो खरीद फरोख्त, आयाराम गयाराम, भ्रष्टाचार की राजनीति के पथ प्रदर्शक बनकर क्यों खड़े? इसका जवाब जेपी नड्डा साहब और अमित शाह जी, जो इस बात के अपने आप को बहुत बड़े सेनापति मानते हैं, और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान की वीर बहादुर जनता को और देश की जनता को अवश्य दे दें। धन्यवाद। They are exercising only their democratic right. So, Can you say again? I'm sorry, I missed it. Let me I take permission of Chief Minister and Deputy Chief Minister Saab to answer that question. Is stealing the mandate of people, is stealing the majority given by people of the state, is attempt at defections through a engineered, premeditated conspiracy, exercise of democratic right? That must be the new definition of denigrating democracy that the BJP and Shri Amit Shah and the Prime Minister would have coined. Simple question which I put to my senior colleague on the other side in Hindi is, does the Bharatiya Janata Party have the number of elected legislators to elect 2 MPs? That's the simple question. Let's not confuse the issue. In Rajya Sabha elections, other than for independent candidates, everybody has to show his or her vote to a designated person by the party as per the Constitution of India. When you do not have the mandate given by the brave people of Rajasthan, why do you want to
the very intent that you are exercising, the very malintent with which you are fielding a second candidate, reflects and casts a clear aspersion on you, the BJP leadership, to steal the public mandate. But let me say, on behalf of Shri Ashok Gehlot, Shri Sachin Pilot and all our colleagues, Shri Amit Shah ji, Shri Narendra Modi ji and Shri JP Nadda ji and their colleagues in the Rajasthan BJP. The people of Rajasthan and the legislators of Rajasthan will give you a befitting reply by decisively defeating your conspiracies and your attempt at denigrating democracy. योगेश शर्मा। Sir, can we do? अब मैं सर सबके सवाल ले रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री जी को दूंगा, पर एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। उम्मीदवार आप तब खड़ा करते हैं जब निर्दलीय विधायक आपके साथ हों और उनको मिलाकर आपका मैंडेट बनता हो। पार्टियां तोड़कर मैंडेट इकट्ठा करना प्रजातंत्र का चीरहरण करना होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप जो पूछ रहे हैं एक बार सर, पिछली बार जब उम्मीदवार थे तो निर्दलीय उम्मीदवार थे, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी ने उनका समर्थन किया था। हमने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था क्योंकि हमारा बहुमत नहीं था। अगर कोई निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसका समर्थन हम लोगों ने किया था, लेकिन हमने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। पिछली बार की बात है। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सरकारी मुख्य सचेतक ने एसीबी को प्रार्थना पत्र दिया है, जबकि अगर प्रार्थना पत्र देना होता है तो किसी इंडिविजुअल विधायक के माध्यम से दिया जाना चाहिए था। क्या इस तरह से सरकार का ही प्रतिनिधित्व करते हुए, क्योंकि सरकारी मुख्य सचेतक पद पर है, ऐसी स्थिति में उसको एक्सेप्ट करके जांच करना, और आप कह रहे हैं कि भविष्य में आपकी सरकार को अस्थिर कर सकते हैं, क्या मध्य प्रदेश वाली स्थिति यहाँ कुछ है कि ऐसे सुखवाट? और कुछ आपके ही मंत्री ट्वीट करते हैं, बहुत सारी विवाद करते हैं, सारी चीजें, तो क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही जो स्थिति है पूरे देश के अंदर, कर्नाटका में हुआ क्या मालूम आपको, मध्य प्रदेश में क्या सबको मालूम है, और राजस्थान में जब हमारे बीजेपी नेता टेलीफोन करेंगे हमारे कांग्रेस के लोगों को, इंडिपेंडेंट को, उनको हम क्या कहेंगे? ये जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है भाई जोशी जी ने, इसीलिए करवाई है जिससे कि जांच हो सके उसकी। और तो और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, उसके अलावा एसओजी के अंदर भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं, पैसा ट्रांसफर कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, उसकी जानकारी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एसओजी के अंदर भी कंप्लेंट करवा दी गई, ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। सर वील हैव टू गो वन बाय वन। पीटीआई से अच्छा योगेश शर्मा जी, अगर जी सर, मेरा सीएम साहब से सवाल है। जो बात आपने कही प्रलोभन को लेकर, प्रलोभन देकर विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर, तो क्या माने सर में कोई शिफ्ट करने की योजना की जानकारी सर आपको लगी थी दिल्ली की सीमाएं जब सील की गई, या फिर कुछ इस तरह की इनपुट आपके पास आया कि बीजेपी ने डायरेक्टली टच किया हो, और महेश जी ने जो लेटर लिखा था और फिर उसके बाद आपने भी उस पर बात कही, और क्या इंडिपेंडेंट्स एमएलएज को टच किया गया या पार्टी के एमएलएज को सीधे तौर पर टच किया गया, और वो सीधे तौर पर उनको डायरेक्टली इस तरह का प्लान किया गया कि एक दो दिन पहले जो आपने कैंप किया उससे पहले ही उनको दिल्ली ले जाया जाए या राजस्थान से बाहर लेकर जाया जाए? सीएम साहब से सवाल। मुख्यमंत्री जी तो जवाब देंगे ही। मुझे लगता है आदरणीय मित्र, अटकलों और अफवाहों
पर विश्वास मत कीजिए। जो दरख्वास्त महेश जोशी जी ने दी है, उन सारे हवालाबाजों, ये विश्वास करिए अशोक गहलोत जी की चक्की जब पीसती है तो बड़े अच्छे से पीसती है। हर हवालाबाज और हर वो आदमी जो हमारी सरकार को अस्थिर करेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और उसको ऐसी कड़ी सजा मिलेगी देश के कानून के अनुरूप कि वो उसका एक उदाहरण लोग दिया करेंगे।